डियर स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे कूलम लॉ मुख्तलिफ मीडियम्स के लिए। तो मुख्तलिफ मीडियम में हमारे पास जो मीडियम यहाँ पर डिस्कसिबल है वो वैक्यूम है, इसके अलावा डाइलेक्ट्रिक है और इसके अलावा कंडक्टर है। कंडक्टर की बात तो किताब में नहीं है, मगर आप अपने साथ नोट करेंगे कि कंडक्टर के प्रेजेंस में हमारे पास कूलम लॉ या कूलम फोर्स किस तरह होगा। तो कूलम लॉ पहले हम वैक्यूम के लिए लिखते हैं और वैक्यूम। अब स्टूडेंट्स, वैक्यूम का मतलब क्या है? जिसमें कोई मेटल अवेलेबल नहीं होता है। मगर ये बात अपने ज़हन में रखें कि वैक्यूम एक हमारे पास आइडियल कंसेप्ट होता है, कोई भी प्रैक्टिकल वैक्यूम पॉसिबल नहीं होता है, क्योंकि अगर हम स्पेस को भी देखें तो वहाँ पर भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड की फ्लक्चुएशन होती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि वहाँ पर भी कोई ना कोई मेटल मौजूद होता है। तो वैक्यूम एक आइडियल कंसेप्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, मैं दो चार्जेस को लेता हूँ, एक Q1 सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस r फ्रॉम Q2, और इन दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम अवेलेबल है, ठीक है। तो कूलम लॉ हमारे पास मैथमेटिकली बराबर होगा इस मीडियम के लिए K1 Q2 डिवाइड बाय r स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स, हमने बताया था पिछले टॉपिक में कि K की वैल्यू सिर्फ नेचर ऑफ मीडियम पर डिपेंड करेगा। अगर वैक्यूम है तो K की वैल्यू 1 होगी, अगर कोई और मीडियम है तो K की वैल्यू डिफरेंट होगी। तो वैक्यूम के लिए स्पेशली K की वैल्यू हमारे पास बराबर है 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट हमारे पास क्या है? कर्व परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब परमिटिविटी हमारे पास क्या है? परमिटिविटी स्टूडेंट्स मीडियम की वो प्रॉपर्टी है जो क्या करता है, दो चार्जेस के दरमियान कूलम फोर्स को एक डिक्रीज करता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल, अगर हम इन दोनों चार्जेस के दरमियान वैक्यूम रखें तो कूलम फोर्स की वैल्यू 1 होगी, ज्यादा होगी। अगर हम कोई डाइलेक्ट्रिक मतलब कोई प्लास्टिक या कोई रबर रखें तो कूलम फोर्स ऑटोमेटिकली डिक्रीज होगा इस मीडियम की वजह से। मीडियम की इसी प्रॉपर्टी को हम परमिटिविटी कहते हैं। द प्रॉपर्टी of medium which decrease Coulomb force between charges का परमिटिविटी, और इसको हम मैथमेटिकली बाई सिंबल डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट के साथ, ठीक है। स्टूडेंट, परमिटिविटी हमेशा कूलम फोर्स को डिक्रीज करेगा, इंक्रीज नहीं करेगा। इसके अलावा मैग्नेटिक फील्ड की अगर हम बात कर ले तो मैग्नेटिक फील्ड मीडियम की वजह से कभी डिक्रीज होता है, कभी इंक्रीज होता है। उस प्रॉपर्टी को हम परमेबिलिटी कहते हैं। इंशाल्लाह हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में इसके बात करेंगे, ठीक है। तो दिस इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। अब K का न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हम कैलकुलेट कर ले तो इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास बराबर है 9 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁹ और इसके साथ यूनिट हमारे पास होता है न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ये यूनिट हमारे पास किस तरह आता है, ठीक है। तो पहले हम इसकी बात करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू कूलम लॉ यहाँ से आप K की वैल्यू थोड़ा सा एक्सप्लेन कर ले, r स्क्वायर मल्टीप्लाई कर ले Q1 Q2। इसका मतलब है कि K को अगर हम सेपरेट कर ले तो इसके बराबर होता है। अब यहाँ पर देखिए फोर्स का यूनिट क्या है? न्यूटन। डिस्टेंस का यूनिट हमारे पास मीटर स्क्वायर और c मल्टीप्लाई बाय c कूलम स्क्वायर। तो इसका मतलब ये हो गया कि K के साथ हमारे पास जो यूनिट लगता है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू मैंने ऑब्टेन किया है, तो ये किस तरह ऑब्टेन किया है? ये वैल्यू हमारे पास 4 पाई तो कांस्टेंट है, एप्सिलॉन नॉट पर जो हमने बात की इसकी भी अपनी एक न्यूमेरिकल वैल्यू है जो कि कांस्टेंट है -12। यूनिट इसके साथ क्या लगाएगा? यूनिट हमारे पास एप्सिलॉन नॉट का यूनिट
के रिसिप्रोकल हो गया, क्योंकि अगर के को अगर आप देखें तो के हमारे पास अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो के का इनवर्स यूनिट जो आता है वो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट होगा। तो इस यूनिट को उल्टा कर ले, तो कूलम ऊपर कर ले तो नीचे कर ले, तो आपके साथ ही बन जाएगा न्यूटन कूलम स्क्वायर पर न्यूटन स्क्वायर। अब अगर इस वैल्यू को आप यहाँ पर पुट कर ले और सिंप्लीफाई कर ले तो के की न्यूमेरिकल वैल्यू हमारे पास आएगा। तो कूलम का बन जाएगा के की बजाय इस वैल्यू को पुट कर ले, Q1 Q2 डिवाइड बाय के की बजाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर और एक हमारे पास आ गया कूलम का बारह। इसका मतलब ये हो गया कि जब कूलम लॉ की इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट आ गया तो इसका मतलब ये हो गया कि इन दोनों चार्जेस के दरमियान कौन सी मीडियम अवेलेबल है, वैक्यूम अवेलेबल है। ठीक है, अब इसके बाद हम जानते हैं कूलम लॉ का मीडियम। ठीक है, मीडियम में हमारे पास डाइलेक्ट्रिक भी हो सकता है, कंडक्टर भी हो सकता है। ठीक है, सेमीकंडक्टर भी होता है, मुख्तलिफ किस्म के मीडियम्स हैं। तो कूलम लॉ फॉर एग्जांपल मीडियम में ये इस तरह होगा, ए Q1 है सेपरेटेड बाय Q2 और इस दौरान हमारे पास यहाँ पर कोई मीडियम अवेलेबल है। ठीक है स्टूडेंट्स, मीडियम की परमिटिविटी को हम एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। ठीक है, और वैक्यूम की परमिटिविटी हमारे पास एप्सिलॉन नॉट से होता है। तो कूलम लॉ बन जाएगा के Q1 Q2 डिवाइड बाय आर स्क्वायर। अब यहाँ पर जो मीडियम मैंने रखा है मुझे पता नहीं है ये मीडियम प्लास्टिक है, रबड़ है, वाटर है, जो भी है, मगर जनरली इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा 1 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन। अब डिपेंड करता है, अगर आपके से सिर्फ वाटर है तो वाटर की परमिटिविटी अप्रोक्सीमेटली 80 होता है। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई प्लास्टिक है या रबड़ है तो उसकी परमिटिविटी क्या अपनी वैल्यू है, तो यहाँ पर तो कैसे सिंप्लीफाई कर ले तो उसी मीडियम की के की वैल्यू आपके साथ आएगा। तो हमारे पास कूलम लॉ बन जाएगा Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर और एक हमारे पास कूलम लॉ मीडियम के लिए। ठीक है, तो कूलम लॉ को मीडियम में आने के बाद अगर हम यहाँ पर इस लॉ को देखें तो मीडियम तो मैंने आपको बताया कि मुख्तलिफ किस्म के हो सकते हैं, डाइलेक्ट्रिक भी होता है। ठीक है, इसके अलावा कंडक्टर भी होता है और इसके अलावा सेमीकंडक्टर भी होता है। तो अब मैं थोड़ा सा जल्द इस पे एक्सप्लेन करूंगा कि आया कंडक्टर की प्रेजेंस में कूलम फोर्स की क्या पोजीशन होगी, इंसुलेटर की प्रेजेंस में क्या होगी और सेमीकंडक्टर की प्रेजेंस में क्या होगी। तो सबसे पहले बात को देखें, आप इस इक्वेशन के मुताबिक फोर्स और परमिटिविटी की रिलेशन को देखें। ठीक है, तो हमारे पास फोर्स और परमिटिविटी के दरमियान जो रिलेशन है वो कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन। ठीक है, तो तीन किस्म के मीडियम हम डिस्कस करते हैं। एक हमारे पास लेट्स सपोज तो फर्स्ट मीडियम है वो हमारे पास आ गया कंडक्टर। कंडक्टर की प्रेजेंस में हम देखते हैं कि कूलम फोर्स की क्या पोजीशन। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बात अपने ज़हन में रखें कि कंडक्टर हमारे पास वो मीडियम होता है जिसकी परमिटिविटी इनफाइनाइट होता है, ज्यादा होता है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन अगर हम इसकी बात करते हैं तो परमिटिविटी ऑफ फोर्स की प्रोपोर्शनलिटी इनवर्स है। तो कंडक्टर की प्रेजेंस में हमारे पास कूलम फोर्स कंप्लीटली जीरो के बराबर होगा। क्यों जीरो के बराबर होगा? क्योंकि कंडक्टर की परमिटिविटी इनफाइनाइट है। तो अगर इक्वेशन में हम इनफिनिटी पुट कर ले तो मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इससे क्या आता है, जीरो आता है। तो इसकी परमिटिविटी ज्यादा होने की वजह से एक कूलम फोर्स को सबसे ज्यादा डिक्रीज करता है। दूसरी नंबर पर हमारे पास है सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर की प्रेजेंस में एक कूलम फोर्स को डिक्रीज करेगा, मगर हमारे पास कंडक्टर से थोड़ा सा मतलब ए बी फोर्स को डिक्रीज करेगा मीडियम के दरमियान।
मगर इसकी वैल्यू हमारे पास कंडक्टर की बने तो थोड़ी सी कम होगी, क्योंकि कंडक्टर की परमिटिविटी हमारे पास कंडक्टर सेमीकंडक्टर की परमिटिविटी कंडक्टर और इंसुलेटर के दरमियान होता है। तो ये हमारे पास कूलम फोर्स डिक्रीज, इसके प्रेजेंस में कूलम फोर्स क्या हो जाए, डिक्रीज होगा। और सबसे जो कम डिक्रीज आपको होगी, इसकी वजह यह है कि इसकी परमिटिविटी को अगर हम देखें तो इसकी परमिटिविटी हमारे पास कंडक्टर से कम होती है और इंसुलेटर से क्या है, ज्यादा है। तो परमिटिविटी की वैल्यू को अगर हम इसके हिसाब से देखें तो परमिटिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज लेस देन परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर। तो सेमीकंडक्टर की परमिटिविटी कंडक्टर से कम होता है, इसलिए ये कूलम फोर्स को बहुत कम चेंज करता है। और तीसरी चीज में हमारे पास है इंसुलेटर। इंसुलेटर की अगर परमिटिविटी हम देखें तो इंसुलेटर की परमिटिविटी हमारे पास लेस देन सेमीकंडक्टर और सेमीकंडक्टर की परमिटिविटी लेस देन कंडक्टर होता है। तो इंसुलेटर हमारे पास कूलम फोर्स in Coulomb force is observed in the presence of insulator। को वैक्यूम और मीडियम की शक्ल में प्रेजेंट करने के बाद हम एक टर्म को इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। पहले हम एक बार डिस्कस करते हैं कि रिलेटिव परमिटिविटी का फायदा क्या है। रिलेटिव परमिटिविटी की मदद से हम किसी अननोन मीडियम की परमिटिविटी मालूम करते हैं। यूज्ड to calculate the permittivity of an unknown medium। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको पता है कि वैक्यूम की परमिटिविटी हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नॉट से, और किसी भी मीडियम की परमिटिविटी हम डिनोट करते हैं एप्सिलॉन से। ठीक है, तो इन दोनों परमिटिविटी की रेशो को हम कहते हैं रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, द रेशो ऑफ परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज इक्वल टू रिलेटिव परमिटिविटी। तो इसको मैं डिफाइन करता हूं डेफिनेशन नंबर फर्स्ट कि द रेशो ऑफ परमिटिविटी of any medium with the permittivity of vacuum is equal to a relative permittivity। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, रिलेटिव परमिटिविटी। दूसरा जो डेफिनेशन है, व्हेन वी कंपेयर द परमिटिविटी ऑफ एनी मीडियम विद द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम इज आल्सो कॉल्ड रिलेटिव परमिटिविटी। आप दोनों को यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब परमिटिविटी का जो यहाँ पर देखें, इट इज द रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी। तो हमारे पास रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास डायमेंशनल लेस होता है, मतलब इसका कोई यूनिट नहीं होता है। ठीक है, बिकॉज़ इट इज द रेशियो बिटवीन सेम क्वांटिटी। अब इसका जो दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म है
या जो दूसरा डेफिनेशन है हम इसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, तो इसके लिए हमारे पास इस तरह की अकॉर्डिंग टू द कूलम लॉ in the presence of medium वो बराबर है E is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon r square. This is the Coulomb law in the presence of medium. अब रिलेटिव परमिटिविटी से आपको अंदाजा है कि रिलेटिव परमिटिविटी हमारे पास एप्सिलॉन डिवाइड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर है, तो एप्सिलॉन बराबर हो जाएगा एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, अब इस तरह कर लें कि इस एप्सिलॉन की वैल्यू को यहां पर पुट कर लें, तो ये हमारे पास फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम है। इसके सब्सक्रिप्ट में मीडियम देखिए, तो Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन की वजह आप लिखिए एप्सिलॉन r एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। ठीक है, अब इसी इक्वेशन में हम थोड़ी सी रीअरेंजमेंट करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास ये बन जाएगा फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 5 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर को आगे कर लें और एप्सिलॉन r को इसके पीछे लिखें। ठीक है, अब इस इक्वेशन में इस तरफ को थोड़ा सा देखें, ये जो मैंने रेड सर्कल ड्रा किया, तो आपको ऑलरेडी पता है कि हमारे पास Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर ये हमारे पास कूलम फोर्स के बराबर है मगर वैक्यूम के प्रेजेंस में, तो ये हमारे पास एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर है। तो r स्क्वायर इस तरह कर लें कि इसकी वजह ये वैल्यू पुट कर लें, तो आपके साथ फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम ये बन जाएगा फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ वैक्यूम डिवाइड बाय एप्सिलॉन r। अब हम इंटरेस्टेड एप्सिलॉन r में हैं, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, तो आपके साथ ये बन जाएगा और ये आपके साथ रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म आ गया। ठीक है, अब इसके मुताबिक हम रिलेटिव परमिटिविटी का दूसरा डेफिनेशन भी कर सकते हैं कि द रेशियो ऑफ कूलम फोर्स in the presence of vacuum with the Coulomb force in the presence of any medium is equal to relative permittivity. The ratio of Coulomb force in the presence of vacuum with Coulomb force in the presence of any medium is equal to relative permittivity। तो इसका दूसरा डेफिनेशन आ गया और इसका दूसरा मैथमेटिकल फॉर्म है। अब ई भी रेशियो सेम क्वांटिटी है, तो हमारे पास ये भी क्या है, डायमेंशन है इसके। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया रिलेटिव परमिटिविटी। अब आपकी किताब में रिलेटिव परमिटिविटी का एक टेबल दिया गया है, तो आप इस वैल्यू को न्यूमेरिकली आपको याद करना है, क्योंकि बाद में जब हम न्यूमेरिकल करते हैं तो इसमें इसकी यूज होगी। ठीक है, थैंक यू। कूलम लॉ को मीडियम की शक्ल में लिखने के बाद हम ये बात एक्सप्लेन करेंगे कि मीडियम हमारे पास यहाँ पर 3 किस्म के मीडियम को हम एक्सप्लेन करेंगे, और इन तीनों मीडियम की प्रेजेंस में हम कूलम फोर्स पे बात करेंगे कि कूलम फोर्स हमारे पास कितना चेंज होता है। ठीक है, तो द कूलम फोर्स in the presence of medium is given as F is equal to Q1 Q2 divided by 4 pi epsilon
आर स्क्वायर। तो यहाँ पर इस इक्वेशन के मुताबिक एप्सिलॉन और कोस के दरमियान हमारे पास इनवर्स प्रोपोर्शन है। इसका मतलब ये हो गया कि जिस मीडियम की परमिटिविटी ज्यादा हो तो वहां पर कूलम फोर्स सबसे कम होगी चार्जेस के दरमियान, ठीक है। जिस मीडियम की परमिटिविटी कम हो वहां पर कूलम फोर्स सबसे ज्यादा होगा। अब फॉर एग्जांपल हम देखते हैं 3 किस्म के मीडियम में यहाँ पर डिस्कस करता हूँ। नंबर फर्स्ट हमारे पास है डाइलेक्ट्रिक को हम इंसुलेटर भी कह सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सेम थिंग। और इंसुलेटर हमारे पास क्या होता है, नो फ्री चार्जेस, ठीक है। अब इंसुलेटर की परमिटिविटी हम डिनोट करते हैं बाय सिंबल लेट्स सपोज परमिटिविटी और इसके सबस्क्रिप्ट में इंसुलेटर, ठीक है। अब हमारे पास इंसुलेटर की परमिटिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर से कम होता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास इंसुलेटर की प्रेजेंस में हमारे पास कूलम फोर्स ज्यादा होगा किस चीज से, इन द प्रेजेंस ऑफ सेमीकंडक्टर और कंडक्टर, ठीक है। तो इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक Coulomb force is greater than insulator, semiconductor and conductor, ठीक है। अब दूसरी बात जो हमारे पास है वो हम लिखते हैं सेमीकंडक्टर के लिए, लेट्स सपोज तो स्टूडेंट्स एक बात अपने ज़हन में रखिए कि सेमीकंडक्टर की परमिटिविटी हमारे पास ज्यादा होता है देन द परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर। लिहाजा फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ मीडियम सेमीकंडक्टर के प्रेजेंस में जो कूलम फोर्स होगी वो इंसुलेटर की बनिस्बत कम होगी। तो हम इस फोर्स को इस तरह लेते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ सेमीकंडक्टर कूलम फोर्स is in between insulator and conductor। और जो तीसरी मीडियम है वो हमारे पास है कंडक्टर, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बहुत सिंपल है, इंसुलेटर की परमिटिविटी बहुत कम होता है सेमीकंडक्टर से और कंडक्टर से, इसलिए कूलम्बिक फोर्स इंसुलेटर की प्रेजेंस में ज्यादा होगी, ठीक है। सेमीकंडक्टर की परमिटिविटी इन बिटवीन द इंसुलेटर एंड कंडक्टर होता है, लिहाजा इसका फोर्स भी इन बिटवीन होगी, ठीक है। इसी तरह अगर हम कंडक्टर की बात करते हैं, कंडक्टर, तो स्टूडेंट्स ये बात अपने ज़हन में रखें कि कंडक्टर की परमिटिविटी हमारे पास इनफाइनाइट होती है, ठीक है। और इसकी प्रेजेंस में हमारे पास क्या होगा, कूलम फोर्स कंप्लीटली जीरो के बराबर होगा, क्योंकि द परमिटिविटी ऑफ कंडक्टर इज ग्रेटर देन द परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर एंड द परमिटिविटी ऑफ इंसुलेटर इज ग्रेटर देन सेमीकंडक्टर, और ये हमारे पास इंसुलेटर होगा, ठीक है। इसलिए हम देखते हैं कि इन द प्रेजेंस ऑफ conductor the Coulomb force between charges vanish। और ये इसलिए होता है कि अगर आप
कूलम लॉ को मैथमेटिकली देखें तो कूलम लॉ आपके साथ बराबर होता है कि Q1 Q2 डिवाइड बाय 4 5 एप्सिलॉन r स्क्वायर। तो इसकी परमिटिविटी इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर इंफिनिटी पुट कर ले तो आपका आंसर कंप्लीटली किसके बराबर आएगा? 0 न्यूटन के बराबर आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स इन द प्रेजेंस ऑफ इंसुलेटर होगी, फिर थोड़ी सी कम होगी इन द प्रेजेंस ऑफ सेमीकंडक्टर, और सबसे कम बल्कि 0 के बराबर होगी इन द प्रेजेंस ऑफ कंडक्टर। तो ये हमारे पास आ गया कूलम लॉ एंड डिफरेंट टाइप ऑफ मैग्नेट। ठीक है।